नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती से इकाई पहली और वहाँ से 9वां लेसन रीढ़ की हड्डी यह लेकर आई हूँ। इसे जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। जैसा कि हम जानते हैं रीढ़ की हड्डी मीन्स स्पाइनल कॉर्ड, है ना। लेकिन यहाँ पर रीढ़ की हड्डी का मतलब है कि अपने आप में स्वावलंबी होना, यानी खुद का भार खुद उठा पाना, खुद की बात पर खुद का निर्णय लेना, है ना। यानी खुद का निर्णय होना चाहिए, दूसरों का निर्णय नहीं। खुद का निर्णय खुद लेने की जब क्षमता होती है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में रीढ़ की हड्डी है। ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम लेखक के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1917 में बुलंदशहर में हुआ है। बुलंदशहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मृत्यु इनकी 1978 में हुई है। परिचय है, जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और सांस्कृतिक पुरुष थे। उसके बाद में आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे और ये जो रीढ़ की हड्डी है ये एक नाटक के ही रूप में है ना। यह एक नाटक ही है। यहाँ पर प्रमुख कृतियाँ इनकी कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि गद्य से संबंधित। तो प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखलाया है ना। इस एकांकी में हमने क्या देखा कि स्त्री शिक्षा के महत्व को इन्होंने बताया हुआ। समाज के दक्यानुसार विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया हुआ है। यहाँ पे लेखक बोले कि जो समाज के दक्यानुसार विचार है कि लड़कियों ने पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उन्होंने सुंदर होना चाहिए लेकिन पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, शादी की मुख्य शर्तें यहाँ पर वो रहती है और उसी के ऊपर इन्होंने प्रहार किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर स्त्री शिक्षा के महत्व को बताया गया। पहले ज़माने में क्या होता था, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं थे कि शादी तो कर देना है, और ससुराल वाले भी जो है पढ़ी लिखी लड़कियों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो घर में आएंगी तो बड़ी तेज होंगी वगैरह। इस आधार पर उनसे शादी नहीं की जाती थी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं रीढ़ की हड्डी जो है कि इस तरीके का नाटक है। इसमें जो पात्र है अर्थात कि जो कैरेक्टर है वो है उमा, एक सुशिक्षित युवती है, यानी पढ़ी लिखी युवती है। सुशिक्षित यानी पढ़ी लिखी। रामस्वरूप जो है उमा के पिता है, प्रेमा जो है उमा की माँ है, शंकर जो है वह युवक है जो उमा को देखने के लिए उसके घर पर आया है शादी के लिए, और गोपाल प्रसाद जो है वो शंकर के पिता है, यानी वो युवक जो उसको देखने के लिए आया उसके पिता है। अब रतन जो है वो रामस्वरूप का नौकर है। अब यहाँ पे देखते हैं हम नाटक की शुरुआत इस तरीके से होती है कि एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए वे कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ के रखा है। तख्त यानी पलंग है ना, लकड़ी का बना हुआ जो होता है उसे, लकड़ी की जो बनी हुई चौकी होती है, पलंग होता है, उसे तख्त बोला जाता है। तो रामस्वरूप उसको बोल रहे हैं अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर यानी धीरे चल और तख्त को जो है उस तरफ मोड़ दे। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। अब दोनों मिलकर उसको, उस पलंग को जो है नीचे रख देते हैं। रतन बोलता है बिछा दे साहब, यानी अब इसके ऊपर जो बिस्तर बिछा दे, गद्दी लगा दे। तो रामस्वरूप बोलता है जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब, पूछ रहा है मुझसे। और यह पसीना किस लिए बहा है? कि ये यहाँ पर रखने के लिए बहा है, इस पे गद्दे ही बिछेंगे ना। अब रतन बोलता है, तख्त बिछाता है और फिर बोलता है ही। रामस्वरूप बोलते हैं दरी उठाते हुए कि और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी उठा ला, यानी वो लड़की जिसको देखने के लिए आ रहे उसके रूम में से ये दोनों चीज़ें उठा ला, यहाँ रख दे, जल्दी जा। रतन जाता है और पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाने लग जाते हैं। उस लकड़ी के तख्त पर अर्थात पलंग पर जो है वे दरी बिछाने लगते हैं। तो प्रेमा बोलती है लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब उमा को, कि उसको कोई देखने के लिए आ रहा है। रामस्वरूप बोलते हैं क्या हुआ? प्रेमा बोलती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लेकर आना। तो रामस्वरूप बोलता है अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, यानी जरा तरीके से सच कर अच्छे से आए, है ना, तैयार होकर आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, यानी ऐसे ही, यानी आगे बता रहे हैं कि खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, यानी मीटिंगों में जाते हैं, कमिटीज़ में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। लेकिन उनके विचार इस तरीके के हैं कि वे चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं हो, इसलिए वे उमा को बोल रहे हैं कि ज़रा तरीके से आना और करीने से आना, जो पूछे उसी का जवाब देना। अभी प्रेमा बोलती है और लड़का? तो रामस्वरूप बोलते हैं बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। यानी कि यहाँ पर लड़के के विचार बताए गए कि स्वयं तो पढ़ा लिखा होना चाहता है लेकिन जो है पत्नी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं चाहता, और उसके लिए वो बहाने मारता है। और बहाने क्या मारता है कि पढ़ाई की बात अलग है और शादी की बात अलग है। अब यहाँ पर रतन जो है वो बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में बोलता है।
रामस्वरूप उस समय क्या करते, दरवाजे से बाहर जाकर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। अब बोलते हैं कि प्रेमा तुम जाओ जरा उमा को समझा दो कि थोड़ा सा गा दे, गाना गाना गाकर इनको दिखा दे। हाँ हाँ हाँ। अब मेहमानों की तरफ देखते हैं, हंसते हुए बोलते हैं आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, अब जो लड़के के पिता है वो बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तो वो बोलते कि नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। गोपाल प्रसाद खंखारते हैं, यानी गले से आवाज़ निकालते हैं खांसने की, और फिर बोलते हैं कि तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं, यानी तांगे वाले को जो है आपका घर पता था, फिर हमें आपका घर किस तरीके से नहीं मिलता, यानी आसानी से मिल गया। अब गोपाल प्रसाद बोलते नहीं, रामस्वरूप बोलते हैं हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, यानी उसकी तरफ देखकर उसके उसके उसको थोड़ा सा अटेंशन देते हुए बोलते हैं कि और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो शंकर बोलता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था, यानी जो हफ्ते वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप बोलते हैं तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर ही रहा होगा, यानी आप जो अभी कोर्स कर रहे हैं उसमें तो आपको कितना कुछ एक साल भर ही रहा होगा, क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब एक ही साल आपका बचा होगा। तो शंकर बोलता है जी नहीं, यही कोई साल 2 साल। तो रामस्वरूप बोलते साल 2 साल? तो शंकर बोलता है हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी कहीं फेल वेल हो जाए तो 1 आध साल पहले ही बढ़ा के बता दिया। गोपाल प्रसाद बोलते अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए, यानी व्यापार की बात हो जाए। अब जो शादी ब्याह है जैसे कोई व्यापार ही हो, है ना। अब ये बोलते हैं, रामस्वरूप जरा चौंक जाते हैं, बिजनेस? फिर समझते हैं, फिर बोलते ओह, फिर बोलते अच्छा अच्छा लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। तो बोले ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद बोलते यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, यानी कि ये सब आप क्या फॉर्मेलिटीज़ करते हैं क्या, क्यों ये सब कर रहे हैं ना, शिष्टाचार है ना, तकल्लुफ़ को शिष्टाचार बोला। रामस्वरूप बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर की बात है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आए, यानी मेरे यहाँ आप बैठे, तशरीफ़ यानी बैठना। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से बोलते क्यों क्या हुआ? शंकर बोलता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद बोलते हैं झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप जो है चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं, यानी वो अंदर गए तब तक कि अपने लड़के को डांटना शुरू कर देते कि क्यों तुम सीधे क्यों नहीं बैठ रहे हो, तुम्हारी क्या रीढ़ की हड्डी जो है मुड़ी हुई है? सही कहते हैं दोस्त जो तुम्हें रीढ़ की हड्डी नहीं है, बैकबोन ही नहीं है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं आखिर आप माने नहीं, नाश्ता ले ही आए। रामस्वरूप बोलते हैं चाय प्याले में डालते हैं, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे तो आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा ही डालिएगा। अब शंकर जो है खखार कर बोलता है, यानी गले में जैसे कफ अटका हुआ वो निकालते हुए बोलता है सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाने वाली है ना। शंकर क्या बोलता है कि ज़्यादा चीनी जो लेते हैं उन पर क्या लगने वाला है, टैक्स लगने वाला है। ऐसा भी हमने सुना है कि सरकार इस तरीके का कुछ कार्यक्रम चला रही है। तो गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए बोलते हैं कि सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। आमदनी यानी इनकम है ना, यहाँ पे पैसा कमाना, उसका आमदनी है ना। तो बोले अगर उसे वो करनी है, आमदनी करनी है, तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। और वो क्या लगाना चाहिए? रामस्वरूप बोलते हैं वह क्या है, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं खूबसूरती पर टैक्स, यानी खूबसूरती जहाँ हो वहाँ पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप और शंकर दोनों ही हंस पड़ते हैं, और गोपाल प्रसाद जो है वो बोलते हैं मजाक नहीं है साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे, यानी सुंदरता पर अगर टैक्स देना पड़े तो देने वाले चूं भी नहीं करते, चुपचाप दे देते, यानी लड़की भले कितनी भी सुंदर हो दहेज चुपचाप दे देते। रामस्वरूप बोलते हैं जोर से हंसते हुए कि वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, तश्तरी यानी प्लेट जिसमें कुछ नाश्ता रखा हुआ है वो गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं कि लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते बोलते हैं कभी नहीं साहब कभी नहीं, यानी वो खूबसूरती के ऊपर बोल रहे हैं ना। रामस्वरूप बोलते हैं कि शंकर की तरफ मुखातिब होकर, यानी उसकी तरफ देखकर आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर बोलता है किस मामले में? रामस्वरूप बोलते यही शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद बीच में उसको टोक देते हैं, बोलते हैं यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायचा तो मिल ही गया होगा, यानी जायचा यानी जन्म पत्रिका है ना। तो बोले यानी हॉरोस्कोप जिसको बोलते हैं वो तो मिल ही गया होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। वो तो बोलते बाकी खूबसूरती की बात अलग है, लेकिन यहाँ तो जो है शादी ब्याह के मामले में खूबसूरती होना ही चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। अब रामस्वरूप बोलते जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, यानी भगवान के कदमों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। यानी पहले जो माँ बाप है लड़कियों को ऐसे ही दे देते थे, न तो वो हॉरोस्कोप मिलाते थे, न ही किसी तरीके की कोई ज़्यादा देखभाल करते थे। जिस तरीके से लड़के वालों की इच्छा हो उसी तरीके से लड़की को उसके सामने उनके सामने पेश किया जाता था। अब शंकर भी हंसने लगता है, मगर गोपाल प्रसाद अब गंभीर हो जाते हैं।
क्यों गंभीर हो जाते हैं? गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस, यानी अभी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हमें नहीं चाहिए। रामस्वरूप बोलते हैं मेज को एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके ज़रा जोर से बोलते हैं, अरे ज़रा पान भिजवा देना। यानी अपनी पत्नी को बोल रहे हैं। तो उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। यानी उस समय का तरीका है कि नाश्ते के बाद में जो पान जो खिलाया जाता था वो लड़की स्वयं तश्तरी में लेकर अर्थात प्लेट में लेकर आती थी, तो फिर लड़की को देखना भी हो जाता था, है ना। तो उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है जब वो पान देती है और पान की तश्तरी अपने पिता को देती है तब, और नाक पर रखा हुआ उसका सुनहरी रिम वाला चश्मा जो है वो दिखने लगता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक ही साथ बोलते हैं, चश्मा? तो रामस्वरूप बोलते हैं ज़रा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है कुछ? जैसे ही गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि पढ़ाई लिखाई की वजह से तो ये चश्मा नहीं लगाया, तो रामस्वरूप बोलते हैं, नहीं साहब वह तो मैंने अर्ज किया ना, मैंने आपको बताया ना। गोपाल प्रसाद बोलते हैं संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप बोलते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजी के पास में। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, यानी वो जब चल के जाती है तो देखते हैं चेहरे पर भी छवि है, यानी सुंदर है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है क्या? रामस्वरूप बोलते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। तो सुनाओ उमा एक आध गीत सितार के साथ में। रामस्वरूप उसको बोलते हैं। तो उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और गाते गाते वो एकदम से रुक जाती है। जैसे वो शंकर को देखती है वैसे उसको कुछ याद आता है और वो एकदम झेप जाती है और जो है रुक जाती है। तो रामस्वरूप पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की जो है अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अब अंदर जाने को बढ़ती है कि गोपाल प्रसाद बोलते हैं, ठहरो बेटी, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप बोलते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग सीखी है? उमा चुप हो जाती है। रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी जो लगी है वह भी जो है इसी ने बनाई है ना। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? तो रामस्वरूप बोलते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जब में रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं कि नहीं? तो उमा जो है चुप है, और रामस्वरूप इशारे के लिए खासते हैं कि बेटी कुछ बोल, लेकिन जो उमा है फिर भी चुप ही रहती है, उसी तरह गर्दन झुकाए हुए नीचे गर्दन करके। गोपाल प्रसाद अधीर हो जाते हैं एकदम, है ना, वो एकदम से इगर हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, और बोलते, और रामस्वरूप जो है सक पकाने लगते हैं। गोपाल प्रसाद उत्तर सुनने के लिए उत्सुक है और यहाँ जो है बेटी जवाब नहीं दे रही है, और जो रामस्वरूप है अब वो सक पकाने लग गए। उन्हें लगा अब क्या होगा, तो रामस्वरूप बोलते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल से जरा शर्माती है, इनाम तो इसने यानी बहुत से जीते। गोपाल प्रसाद बोलते जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। तो रामस्वरूप बोलते, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, आप यानी सामने वाले क्या कह रहे, जवाब दो ना, ये जो पूछ रहे बोलो। उमा बोलती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, वो हल्की आवाज़ निकलती है लेकिन उसकी आवाज़ में जो है दृढ़ता है, मजबूत है उसकी आवाज़। क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। यानी यहाँ जब उमा को बोलने के लिए बोला जाता है तो वो यही बोलती है कि देखो, अगर किसी निर्जीव चीज़ की यानी कुर्सी मेज टेबल किसी भी चीज़ की जब बिक्री होती है तो उसको क्या करते हैं, ग्राहक के सामने ला के रख दिया जाता है। अगर उसको पसंद आ जाए तो वो ले जाता है, और नहीं पसंद आए तो वो चीज़ वैसी पड़ी रह जाती है। तो कहने का मतलब कि लड़की को यानी मुझे तो तुमने ऐसे ही बना दिया है कि मैं एक चीज़ हूँ, मुझे इनके सामने ला कर रख दिया है, अगर इन्हें पसंद आए तो मुझे इनके लड़के की शादी मुझसे करवा दे, अन्यथा तो नहीं। तो रामस्वरूप जो एकदम चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि उमा ये किस तरीके की बात कर रही हो, यानी कहने का मतलब ये था उनका। उमा बोलती, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, अब मैं जो बोलना चाहती हूँ मुझे बोलने दीजिए। अब गोपाल प्रसाद जो एकदम ताव में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, अर्थात इज्जत उतारना है, बेइज्जती करना है ना, क्या आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? तो उमा बोलती है तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमने एक शब्द बोल दिया तो आपकी जो है बेइज्जती हो रही है, और आप जो यहाँ पे नापतोल कर रहे हैं खूबसूरती का, लड़की की पढ़ाई लिखाई का, घर के कामों का, तो क्या उसमें हमारी बेइज्जती नहीं होती है? आप इतनी नापतोल क्यों कर रहे हैं, यानी इतने भाव क्यों कर रहे हैं? नापतोल करना है ना, भाव करना है ना। शंकर बोलता है, बाबूजी चलिए, है ना। तभी क्या होता है कि शंकर जो लड़का है वो उसके पिताजी से बोलता है कि बाबूजी चलिए यहाँ से, अर्थात मुझे यहाँ शादी नहीं करना। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप हो जाते हैं, और जो गोपाल प्रसाद जो समझ जाते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी इसीलिए इतने आवाज़ में बोल रही है। तो उमा बोलती
बोलती जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, मैंने पढ़ी लिखी हूँ, कोई पाप नहीं किया है मैंने पढ़ाई करके, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक करके कायरता दिखाई। यानी उसने शंकर को कभी देखा हुआ है कि वो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर रहा था। तो वो बोलती, इसीलिए वो जो गाते गाते रुक जाती है। वो बोलती है मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे, कि यानी जब वहाँ ताक झाँक करने के लिए गए थे तो किसी ने उनको पकड़ लिया था। रामस्वरूप बोलते हैं उमा उमा। गोपाल प्रसाद बोलते हैं खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका, बाबू रामस्वरूप आपने मेरे साथ दगा किया, दगा यानी धोखा। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर वो बढ़ते हैं जाने के लिए, उठते हैं वहाँ से दरवाजे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और उमा बोलती जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन ऐसे वो बोलती। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर जो है बेबसी का गुस्सा आता है और उनके लड़के के रुलासापन आ जाता है ना, उनको वो एकदम बेबस हो जाते हैं और लड़का जो है रुलासा हो जाता है। उसके चेहरे पर एकदम रुआसापन, जैसे अब रोया तब रोया ऐसा लगता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहम कर चुप हो जाती है। यह जो एकांकी संग्रह है यह भोर का तारा इससे लिया हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो रीढ़ की हड्डी का मतलब ये है कि आप स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम है या नहीं। तो यहाँ पे जो शंकर है वो स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, उसके सारे निर्णय उसके पिता लेते हैं, उसके पिता जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा। यानी इसीलिए जो है उमा उससे बोलती है कि आपके लड़के के बैकबोन है भी कि नहीं, वो आपके सामने कुछ और दिखा रहा है, पीछे से वो कुछ और है, और उसके अलावा इसके तो स्वयं का निर्णय लेने की भी इसमें ताकत नहीं है, तो फिर ये जीवन में क्या कर पाएगा। इसलिए इससे पूछिए इसके बैकबोन भी है या नहीं है, अर्थात यह जो आपका लड़का है ये स्वावलंबी है या नहीं है, या खुद की बात पर टिके रहना इसको आता है कि नहीं, निर्णय लेना इसको आता है कि नहीं, ये यहाँ पर कहा गया है। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन खूब अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछिए। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद, नमस्ते।